ओके जी। आज कल वाली डिस्कशन को कंटिन्यू करना है क्लीन्स थ्योरम को। और क्लीन्स थ्योरम के अंदर हमने ये बात की थी कि कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ अगर डिफाइन कर सकते हैं तो वो लैंग्वेज इन तीनों तरीकों से डिफाइन हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने प्रूफ के तीन पार्ट्स डिस्कस किए थे, जिसका पहला पार्ट ये था कि एवरी रेगुलर लैंग्वेज that can be defined by a finite automata can also be defined by a transition graph। और इसमें मैंने आपको बोला था कि हर जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो itself एक ट्रांजिशन ग्राफ होता है। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू प्रूव दिस फर्दर। सेकेंडली हमने बात की थी कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज किया था, जिसके अंदर हमने ट्रांजिशन ग्राफ को सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफिकेशन मींस कि हमने उसकी स्टार्ट्स और फाइनल यूनिक स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई, और उसके बाद हमने ट्रांजिशंस को और स्टेट्स को एलिमिनेट और बाईपास करते हुए फाइनली वी वर लेफ्ट विद द स्टार्ट एंड द फाइनल स्टेट। और जो ट्रांजिशन एज था, उस एज के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था दैट वाज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड वी प्रूव दैट फॉर एवरी लैंग्वेज दैट इज डिफाइंड बाय ट्रांजिशन ग्राफ कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। आज हमने उसी प्रूफ का तीसरा पार्ट डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। और इस कॉन्टेक्स्ट के प्रूफ हम ये कह सकते हैं कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी बिल्ट अप फ्रॉम द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स एंड एप्सिलॉन बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स, एडिशन, कंकेटिनेशन एंड क्लोजर। सो वही बात जो पहले की है कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर किसी लैंग्वेज के लिए कोई रेगुलेशन है तो फिर एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता है। इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स एनी पर्टिकुलर लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। और दूसरा है कि देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली एप्सिलॉन। तो देखना ये है कि इस किस्म के फाइनाइट ऑटोमेटा की शक्ल क्या होगी। सो एक ऐसा अल्फाबेट जो सिर्फ एक लेटर एक्सेप्ट करता है, फॉर एग्जांपल कि वी हैव सिग्मा, और उस सिग्मा के अंदर वी हैव फॉर एग्जांपल लेटर्स हैं हमारे पास ए से लेकर जी तक, बट देयर इज एन एफ दैट एक्सेप्ट्स ओनली वन लेटर दैट इज एक्स। तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा की शक्ल क्या होगी? वी आर स्टार्टिंग विद सम स्टार्ट स्टेट and we move to the final state. And here is the label transition X. So this finite automata is perfect, that defines a language that accepts only one letter. लेकिन बाकी सारी चीजें कहाँ पे जा रही हैं? अगर उसको हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि एप्सिलॉन सिग्मा माइनस एक्स, यानी एक्स के अलावा कोई भी ट्रांजिशन होगी तो वो यहाँ पर होगी, और इसके ऊपर सारे सिग्मास की ट्रांजिशन होगी। और अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच के फिर कुछ रीड करते हैं तो वी विल अगेन कम बैक टू द स्टेट। सो दिस इज अ कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली द लेटर एक्स। और इसी का दूसरा पार्ट है a finite automata that accepts only epsilon। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि we have only one state that is marked as start and final। तो ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर रही होगी। और फॉर एग्जांपल इसको हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, वी डिफाइन इट फॉर द अल्फाबेट्स ए एंड बी। तो in that case, if we are in the start state, तो it means we are in the final state, we accept only epsilon। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजिशन आती है, फॉर एग्जांपल कि वो ए हो
या वो बी हो, तो हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जो कि वापस हमें लेकर नहीं आएगी, सो इट्स आल्सो अ डेड स्टेट। तो इस प्रूफ के पहले पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय दीज टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमने जो बात की कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी बिल्ट अप फ्रॉम द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, अगर वो यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्ड करना चाहें तो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ बेस केसेस थे, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर हमने कहा था कि इफ दैट एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट और एप्सिलॉन ही एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इस केस में मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन होगा। और इफ ए इज द सिंबल देन ए इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इस केस में मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होगा। सो दैट इज द रूल वन जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है इस थ्योरम के प्रूफ के पार्ट वन को। इसी को हम आगे लेके चलते हैं और हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करते हों, तो फिर उस केस में हम किस तरीके से ये प्रूफ करेंगे कि वो लैंग्वेज जो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करती है, उसको किसी फाइनाइट ऑटोमेटा से भी डिफाइन किया जा सकता है। और उस पार्ट की तरफ हम आते हैं अगर, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दूं और फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसका पार्ट टू ये कहता है कि इफ देयर इज FA called FA1 that accepts the language defined by the regular expression R1, and there is FA2 that accepts language defined by R2, then there is FA3 that accepts language defined by the regular expression R1 plus R2। ओके, इस पार्ट टू को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक वी हैव एन अल्फाबेट सेट। लेट्स से मेरा अल्फाबेट सेट है A and B। So we have an FA1 finite automata 1, और ये FA1 ये है जो कि कैसी लैंग्वेज को डिफाइन करता है, that has a double A somewhere in the string। तो माइनस x1 मेरी स्टेट है, स्टार्ट स्टेट, और x2 मेरी स्टेट है। x1 से हम एक ट्रांजिशन निकालते हैं दैट इज A, और x2 से वापस ट्रांजिशन जा रही है दैट इज B, और इधर x1 के ऊपर एक लूप लगा हुआ है दैट इज B, and then we have a transition from x2 to x3, और ये मेरी फाइनल स्टेट है। ओके, और इसके ऊपर हम आ रहे हैं रीड करके A, and then we have a labeled loop A, B। So there is another FA2, एक और FA है that is FA2, और ये बड़ी कॉमन है, ट्रिवियल सी एग्जांपल आपने पहले क्लास में डिस्कस की हुई है, दैट इज इवन लैंग्वेज।
जिसमें ए और बी जो हैं वो इवन इवन फॉर्म में आ रहे होंगे। सो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं विद स्टार्ट स्टेट y1 प्लस माइनस और एक और ट्रांजिशन यहाँ से जा रही है, अभी इसको मैं लेबल कर देता हूँ। फॉर दिस इज बी, दिस इज बी और y2 है, y1 था, ये y2 है, ठीक है। मैंने y1 लिख दी तो से, और देन वी हैव y3। पेपर में आपको एग्जाम्पल जो है ना वो हम प्रोवाइड करेंगे कि जी आपने इस फाइंड ऑटोमेटा को या इस लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर ए या एफ ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। And I hope- No, this is a complete FA, FA1, FA2, FA1 आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ऐसा फॉरवर्ड ऑटोमेटा है that has double A somewhere, और FA2 एक ऐसा FA2 है that is the language of even, यानी total A's and B's will remain even in count। जितने भी वो आएंगे वो अगर उनको काउंट करूंगा तो वो even तादाद के अंदर होंगे। So these are the transition tables for FA1 और FA2 respectively। हमारा ultimate goal क्या है? Ultimately goal है कि हमने करना ये है कि जो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं जो the language of the new machine। और नई मशीन क्या होगी, क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास कोई एक FA1 उसका रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और दूसरा FA2 उसका रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है, तो R1 प्लस R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब जो नई मशीन होगी, द लैंग्वेज ऑफ न्यू मशीन जो होगी विल बी द यूनियन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस हैं? एक R1 की लैंग्वेज, और अब हमने फ्रॉम नाउ वी विल मार्क न्यू स्टेट्स एज Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन। तो हमारी जो नई मशीन बननी है उसको हमने Z मार्क करना है। अब वो Z कैसे मार्क करना है इस चीज को देखते हैं कि हमने एक्चुअली करना ये है। अब ये फाइनल ऑटोमेटा आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। करना हमने ये है कि हम दोनों मशीनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अल्फाबेट ए को रीड करते हैं, तो अल्फाबेट ए को रीड करने के लिए मशीन 1 में आप कहाँ पर गए थे और मशीन 2 पे कहाँ पे आप गए थे। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर नरेट करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि Z1 मेरी कोई स्टेट है, ठीक है। तो Z1 को मैं अपनी स्टार्ट स्टेट मानूंगा इस सेंस में कि Z1 एक्चुअली है X1 और Y1, यानी FA1 की X1 स्टेट हो या FA2 की Y1 स्टेट हो, तो इसको मैंने Z1 मार लिया। तो ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट स्टेट इज combination of
start state of both FAs, ठीक है। तो Z1 is my start state, ठीक है। अब आप Z1 को स्टार्ट स्टेट मान रहे हैं, तो हमने देखना है कि अगर मैं FA1 में हूं जिसकी स्टार्ट स्टेट X1 है, तो मैं A रीड करके कहाँ पे जाता हूँ, और सिमिलरली FA2 जिसकी स्टार्ट स्टेट Y1 है, वहां पे आप A रीड करके कहाँ जाते हैं, तो एक नई स्टेट बनेगी। फॉर एग्जांपल Z2, उसको मैंने नाम दिया। अगर मैं X1 पे हूँ तो अपने FA पे गौर करें। अगर मैं X1 पे हूँ और मैंने A रीड किया है, तो FA1 के मुताबिक A रीड करके मैं X2 पे जाता हूँ। और अगर मैं Y1 पर हूँ तो Y1 पर मैं A रीड करके Y3 पे आता हूँ। तो एक्चुअली जो रिजल्टेंट मशीन है वो कॉम्बिनेशन होगा मेरी पिछली मशीनों की स्टेट्स का। तो वी गेट Z2 एज ए न्यू स्टेट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ X2 और X3। यानी जब मैं Z1 से Z2 में जाता हूं तो दिस इज द सेम इंडिकेशन कि मैं X1 से A रीड करके कहाँ गया था और Y1 से A रीड करके कहाँ गया था। तो Z2 इस चीज को इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं B की। तो मैंने इस स्टेट को मान लिया है Z3, और अगर मैं अपने FA1 के अंदर हूं, FA1 के अंदर हूं और X1 पे हूं, तो B रीड करके मैं X1 में ही रहता हूं, ठीक है। और अगर मैं FA2 में हूं तो Y1 से B रीड करके मैं Y2 में चला जाता हूं। तो X1 और Y2 ये मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके पैरेलल हम एक ट्रांजिशन टेबल भी ड्रॉ करते हैं जो हमें ये बताएगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो -Z1 is my start state, seems like that, लेकिन उससे मुख्तलिफ है थोड़ा सा, बिकॉज उसके अंदर तो एक ही मशीन की स्टेट्स जो है वो मर्ज होती हैं जब हम NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम दो डिफरेंट मशीन्स को ले रहे हैं और उन दो मशीनों के अगेंस्ट प्रूव कर रहे हैं कि जो नई मशीन बनेगी वो वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, दैट इज इंडिविजुअली एक्सेप्टेड बाय द बोथ लैंग्वेज, दैट इज द यूनियन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस मशीन की शक्ल और इसमें फर्क होगा, लैंग्वेज वुड रिमेन द सेम। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन टेबल पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इफ यू आर इन Z1 तो A रीड करके मैं Z2 में चला जाता हूँ और B रीड करके मैं Z3 में आ जाता हूँ। अब आपने ना इस चीज को जहन में रखना है कि जब मैंने ये ड्रॉ किया तो मेरे पास कुछ नई स्टेट्स आएंगी, ठीक है। लाइक अब मैं जब Z1 से स्टार्ट किया तो मेरे पास नई स्टेट्स कौन सी आ गई हैं, Z2, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि Z2 पे आपने क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं, ओके, कमिंग बैक। Z2 Z2 is the combination of X2 and Y3, X2 and Y3। तो अगर आप X2 पर हों और A रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं, X3 पर। और अगर हम Y3 पर हों, A रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं, Y1 पर। X3 और Y1, तो ये एक नई स्टेट बन गई, दैट इज एक्चुअली Z4। X3 और Y1, X3 और Y1 दोबारा से देख लें, यानी मेरी नई स्टेट Z2 है। Z2 is the combination of X2 और Y3,
तो अब आपने देखना है कि आप x2 से a रीड करके कहाँ जा रहे हैं अपनी मशीन में, तो आप x2 से a रीड करके x3 पर आ रहे हैं और y3 से a रीड करके y1 में आ रहे हैं। सो x3 और y1 की कॉम्बिनेशन से पहले कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। सो एक नई स्टेट बन जाएगी Z4। और इसी तरह से अब आपने ये देखना है कि आप Z2 में हैं और आप Z2 में हैं और अब आप B रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो X2 से B रीड करके हम X1 में आते हैं। X2 से B रीड करके X1 में आते हैं और Y3 से A रीड करके हम Y1 में आ रहे हैं। X1 Y1 जरा गौर कीजिएगा दोबारा से। X2 से B रीड करके हम कहाँ आ रहे हैं? X1 और Y3 से B रीड करके कहाँ आ रहे हैं? तो X1 और Y1 ये हमारे पास दोबारा से एग्जिस्ट करता है, X1 और Y1। ये कौन सी स्टेट है? Z1, लिहाजा कोई नई स्टेट नहीं बनी। इसका मतलब है Z2 में रहते हुए अगर आप A रीड करते हैं तो आप Z4 में जाते हैं और अगर आप B रीड करते हैं तो आप वापस Z1 में आ जाते हैं, क्योंकि X1 और Y1 के कॉम्बिनेशन में ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, तो ये कोई नई स्टेट नहीं है। तो Z2 से आप वापस Z1 में आ जाएंगे। ये पॉइंट आपने पिक किया। So next state is Z3. Z3 is the combination of X1 और Y2, सॉरी X1 और Y2। अब आप X1 में देखें A रीड करके कहाँ जा रहे हैं? X1 से A रीड करके हम X1 से A रीड करके हम जाते हैं X2 में और Y2 से A रीड करके हम कहाँ जाते हैं? Y1 में। Y2 दोबारा से देखिएगा, X1 से A रीड करके कहाँ गए हैं? X2। और दूसरा है Y2 से A रीड करके कहाँ गए हैं? Y4। सो X2 Y4 X2 सॉरी X2 Y4 पहले एग्जिस्ट करता है, देखिएगा नहीं बना हुआ तो ओके। इसको लिखते हैं, एक मिनट। सो Z5 इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू X1 और नोट करना साथ साथ Y4, X1 और Y4। तो इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअली वी आर मूविंग टू स्टेट नंबर 5। तो ये करेक्शन हम कर लेते हैं। अब वापस आते हैं Z3 पे दोबारा से। नो Z3 के केस में हमारे पास है X1 और Y2, ठीक है? X1 और Y2 दोबारा एफएस के ऊपर गौर करें। अगर हम X1 पर हों A रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं? X1 पर हों A रीड करें तो हम X2 में जाते हैं और अगर हम Y2 पर हों A रीड करें तो हम Y4 पर आते हैं। X2 Y4 X2 Y4। So this is our state number Z6. Z6 is equals to X2 और Y4 X2 और Y4 exactly। So Z3 से A रीड करके हम कहाँ गए? Z6 पर। ठीक हो गया। और अब हम बात करते हैं, अगर हम Z3 पर हैं और Z3 पर हम B रीड करते हैं
तो दोबारा से देखिएगा, x1 पर b रीड करने पर हम कहाँ जा रहे हैं, x1 पर b रीड करने पर हम x1 पे ही रह रहे हैं, और y2 पर b रीड करने पर हम कहाँ आ रहे हैं, y1 पर। x1 y1, x1 और y1 इज ऑलरेडी a state that is z1, तो यहाँ पर आएगा z1। सो इसके ऊपर जरा गौर करें कि कोई यहाँ तक हम ठीक है स्टेट्स को, यानी CST वाला बंद है नहीं सर। दो नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, Z2 Z3। हमने Z2 और Z3 दोनों के लिए ट्रांजिशंस डिटरमिन कर लिए हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेट नंबर 4। स्टेट नंबर 4 क्या है, सॉरी नई स्टेट जो आई है दैट इज Z4। हम Z4 की बात करते हैं। Z4 जो है वो क्या है, x3 और y1, x3 और y1। सो x3 और y1 के लिए हम a और b की ट्रांजिशन फाइंड करते हैं। सो इफ यू आर इन x3, तो a रीड करके हम कहाँ पे रहते हैं, x3 के अंदर ही। एंड इफ यू आर इन y1, तो a रीड करके हम कहाँ जाते हैं, y3। x3 और y3, x3 और y3 is not a state that already exists, so हम एक नई स्टेट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, that is Z7। और वो मुश्तमिल है किसके ऊपर, x3 और y3 के ऊपर। सो इट मीन्स के इस केस के अंदर जब हम यहाँ पर होंगे Z4 में, तो हम a रीड करके Z7 में जाएंगे, ठीक है। और अब देखना है हमने b के लिए ट्रांजिशन, b के लिए ट्रांजिशन देखनी है हमने, और इसी स्टेट Z4 पे। सो अगर आप x3 पर हैं, तो b रीड कर हम x3 में ही रहते हैं, और अगर आप y1 पर हैं तो b रीड करके आप y2 में चले जाते हैं, यानी x3 और y2, x3 और y2, x3 और y2 इज अगेन अ न्यू स्टेट, और हम इस स्टेट को नाम दे रहे हैं दैट इज स्टेट नंबर 8। Z8 is equals to x3 और y2, x3 और y2। so Z4 से b रीड करके हम कहाँ आएंगे, Z8 के अंदर, ठीक है जी। और नाउ Z4 कर लिया, नाउ कमिंग टू द Z5। अब Z5 से हमने a और b रीड करना है, तो Z5 क्या है मेरा, दैट इज x1 और y4, x1 और y4। अगर आप x1 पर हैं, a रीड करते हैं तो हम x2 में चले जाते हैं, और अगर आप y4 पर हैं, a रीड करते हैं तो आप y2 में चले जाते हैं, यानी x2 y2। और x2 और y2 हमारे पास कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस वुड बी अ न्यू स्टेट दैट इज Z9, और इट इज इक्वल्स टू x2 और y2। तो इट मीन्स के Z5 के अंदर जब हम a रीड करेंगे तो हम Z9 में चले जाएंगे। एंड देन व्हाट अबाउट Z5 के ऊपर हम b की ट्रांजिशन देखनी है। इफ वी आर इन द Z5, तो x1 से b रीड करके हम x1 में ही रहते हैं, और y4 से b रीड करके हम y3 में आ जाते हैं। x1 और y3 is a new state that is labeled as Z10। तो Z10 that is x1
और y3। तो इसका मतलब है कि Z5 से B रीड करके हम कहाँ जाएंगे, Z10 में। तो Z6 से A के लिए Z8 की ट्रांजिशन हो गई, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो कोई नई स्टेट बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। और सिमिलरली फॉर द B के लिए इफ यू आर इन X2, तो X2 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, X3 की तरफ। और आपने अपनी नोटबुक के ऊपर, मैंने बार बार कहा, फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे अब एफएस आपके सामने नहीं है, तो आपको फोकस रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो B से हम X3 पर जा रहे हैं, सॉरी A रीड करके, और फिर हम Y4 से A रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Y2 पे। सॉरी हम B रीड कर रहे हैं, सॉरी। X2 से B रीड करके हम X1 पे आ रहे हैं, और Y4 से B रीड करके हम Y3 पे आ रहे हैं, X1 Y3 X1 Y3 X1 Y3 हमारी स्टेट है Z10, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ द न्यू स्टेट। तो Z10 पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और फिर Z7 पे चलें। अब आप ऐसा करें, आप जस्ट टेक 5 मिनट्स, कंप्यूट करें, और मैं फिर सारी स्टेट्स जो है वो यहाँ पर इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर राइट कर देता हूँ, जो बन सकती हैं। अगर कोई नई स्टेट नहीं आती तो जब तक, तो मैं वो स्टेट्स यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर दूंगा। तो आप 5 मिनट लें और आप जरा अपने तौर पे इसको ड्रॉ करें, और फिर मेरे ट्रांजिशन टेबल के साथ आपने इसको मैच करना है। सो Z7 से जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो A के लिए तो Z4 रहेगा, B के लिए Z11 रहेगा। तो हम जरा Z7 से एक दफा इसको कंप्यूट कर लेते हैं। देखें X3 और Y3 है, तो X3 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं। अगर अपनी ट्रांजिशन अपने फाइनल ऑटोमेटा पे गौर करें, तो X3 से X3 से B रीड करके हम X3 में ही रहते हैं, और उसके बाद है जी Y3। सो Y3 से B रीड करके हम Y4 में जाते हैं। X3 और Y4 कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती पहले मेरे पास इस कॉम्बिनेशन के साथ, लिहाजा Z11 इज इक्वल्स टू X3 और Y4, दैट इज Z11 X3 और Y4। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दी। अगली स्टेट पे जरा काम करें। ओके, मैं अब इस टेबल को फिल करने लगा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक करेंगे फिर बाद में। Z8 से Z11 पे जाएंगे हम, और मैंने कंप्यूट कर लिया इसलिए मैं लिखने लगा हूँ। Z4 पे जाएंगे, और फिर हम Z9 से Z11 पे आएंगे, और B के लिए हम Z1 पर जाएंगे। Z10 से, ओके, there is a new state Z12, और Z12 आपको भी कंप्यूट करना बता देता हूँ कैसे कंप्यूट हो गया। ये Z5, और उसके बाद फिर Z11, उसके बाद Z8 एंड Z7, और Z12 is actually Z7 और Z3 exactly। तो Z12 की बात करते हैं, Z10 पे आ जाएं। Z10 के ऊपर आके हम देखते हैं कि Z12 कैसे आया। ठीक है, Z10 इज एक्चुअली X1 और Y3। ठीक है, सो अगर हम A रीड करते हैं X1 से, तो A रीड करने के बाद हम X2 पे चले जाते हैं। A रीड करने के बाद हम X2 पे चले जाते हैं, और Y3 से A रीड करके हम Y
1 है तो x2 y1 x2 y1 x2 y1 is not existing already, so यहाँ से मेरी स्टेट z12 कंप्यूट हो गई, that is x2 और y1, x2 और y1. So now what about the final states? हमारे ओरिजिनल फाइनल ऑटोमेटा के अंदर जो फाइनल स्टेट्स हैं, अगर इस पेयर में से कोई एक भी वो फाइनल स्टेट आ जाती है तो वो फाइनल स्टेट होगी। जैसे Z4 में x3 फाइनल स्टेट है और लकीली y1 भी फाइनल स्टेट है इस केस में। सो इस केस में Z4 वुड बी द फाइनल स्टेट नंबर 1। दूसरी केस में अगर आप हम आगे जाएं तो Z7 में x3 आ रहा है, तो x3 इज द फाइनल स्टेट, लिहाजा हमने Z7 को भी फाइनल स्टेट ड्रॉ कर दिया। Z8 के अंदर भी x3 आ रहा है और x3 इज माय फाइनल स्टेट, तो हमने Z8 को भी फाइनल स्टेट यहाँ पे करार दिया। देन Z11 में x3 आ रहा है, तो x3 आ रहा है, लिहाजा ये मेरी फाइनल स्टेट हुई, और क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल फाइनल स्टेट है पहले। और Z12 क्योंकि इसमें y1 आ रहा है और y1 भी मेरी फाइनल स्टेट है, लिहाजा जो नई स्टेट्स आपने बनाई हैं वो दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। वो जो कॉम्बिनेशन है उसमें से अगर एक भी स्टेट फाइनल स्टेट आती है तो जो नई स्टेट है वो मेरी फाइनल स्टेट होगी। ये बात समझ आई है आपको? ओके जी, नाउ वी ड्रॉ द होल मशीन के ये मशीन कैसी बनेगी। तो अच्छा, Z1 जो है, सॉरी एक काम और कर, जो Z1 है उसके अंदर x1 और y1 है, लिहाजा Z1 मेरी स्टार्ट स्टेट भी है और इसके साथ साथ ये मेरी फाइनल स्टेट भी है, तो इसको मैं प्लस भी यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि वो उसको ऊपर नीचे है, तो Z1 मेरी स्टार्ट भी है फाइनल भी है। नाउ कमिंग टू ड्रॉ दिस मशीन, कि इस मशीन की शक्ल क्या होगी। सो वी स्टार्ट विद द Z1। तो ये मेरी स्टार्ट भी है और ये मेरी फाइनल स्टेट भी है। तो Z1 से हम एक स्टेट Z2 पे जा रहे हैं बाय रीडिंग अ इनपुट A। सो Z1 से हम A रीड करके Z2 पर आएंगे, A रीड करके Z2 पर आएंगे, और फिर Z1 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Z3 की तरफ। तो हियर इज अ स्टेट Z3। तो हम B रीड करके Z3 पर आ रहे हैं। नेक्स्ट Z2, Z2 से A रीड करके हम Z4 पे आ रहे हैं और Z4 मेरी फाइनल स्टेट भी है, लिहाजा हम Z2 से A रीड करके Z4 पे आ गए, सॉरी A रीड करके Z4 मार्क कर दिया, A रीड। और Z2 से B रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Z5 की तरफ। सो यहाँ पर एक Z5 स्टेट ड्रॉ करते हैं। सो Z2 से B रीड करके मैं Z5 की तरफ आ गया। नाउ कमिंग टू Z3 से A रीड करके मैं एक नई स्टेट Z6 पे जा रहा हूँ। तो Z3 से A रीड करके मैं Z6 पे आ गया, और Z3 से B रीड करके मैं Z1 पे जाता हूँ, तो ये मेरी B हो गया। नाउ कमिंग टू Z4 से आप एक
ए रीड करके Z7 पे जा रहे हैं, Z4 से ए रीड करके आप Z7 पे आ रहे हैं, एंड सिमिलरली Z4 से बी रीड करके हम Z8 पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट ड्रॉ कर लेता हूँ Z8। तो Z4 से बी रीड करके हम Z8 पे आ गए। ओके जी, Z4 मेरी फाइनल थी, Z7 भी मेरी फाइनल है, इसमें भी प्लस मार्क कर लें, और Z8 भी मेरी फाइनल है, इसमें भी प्लस मार्क कर लें। ठीक है, और नौ Z4 के बाद अब बारी आ रही है Z5 की। Z5 से ए रीड करके हम Z9 पे जा रहे हैं। Z9 में फाइनल स्टेट तो नहीं है, लिहाजा इस पे बात नहीं होगा। तो Z5 से ए रीड करके हम Z9 पे जा रहे हैं, और Z5 से बी रीड करके मैं Z10 पे जा रहा हूँ। सो हियर इज अ स्टेट Z10। तो यहाँ पर हम बी रीड करके Z10 पे आ जाएंगे। ओके, नो Z5 के बाद बारी आती है Z6 की। Z6 से हम ए रीड करके Z8 पे आ रहे हैं, ए रीड करके हम Z8 पे आ रहे हैं, और Z6 से बी रीड करके हम Z6 से बी रीड करके हम Z10 पे जा रहे हैं। तो Z6 से बी रीड करके हम Z10 पर जा रहे हैं। तो दिस इज द ट्रांजिशन फॉर स्टेट। और देन Z7 से ए की ट्रांजिशन Z4 पे जा रही है, और Z7 से बी की ट्रांजिशन Z11 पे जा रही है। तो यहाँ पे Z11 ड्रॉ कर लेते हैं। Z7 से बी की ट्रांजिशन Z11 पे जा रही है। फिर Z8 की बारी आती है। Z8 से ए की ट्रांजिशन Z11 पे जा रही है, और Z8 से बी की ट्रांजिशन Z4 पे जा रही है। फिर Z9 की बारी आ जाती है। Z9 से ए की ट्रांजिशन Z11 पर आ रही है, और बी की ट्रांजिशन Z1 पे जा रही है। यहाँ से आप बी की ट्रांजिशन निकालेंगे Z1 के ऊपर। फिर बारी आती है Z10 की। Z10 के लिए एक ट्रांजिशन Z12 पे जा रही है, फॉर ए, और Z10 से दूसरी ट्रांजिशन Z5 पे जा रही है, फॉर S1 फॉर बी। देन कम Z11। Z11 से एक ट्रांजिशन Z8 की तरफ आ रही है, फॉर ए, और दूसरी ट्रांजिशन Z7 की तरफ जा रही है, फॉर बी। Z12 से एक ट्रांजिशन जाती है Z7 की तरफ, और एक ट्रांजिशन जाती है Z3 की तरफ, बी। तो ये हमने मार्क कर ली बी के लिए, और ए की ट्रांजिशन एक्चुअली यहाँ से होके Z7 तक जानी है, फॉर ए। नाउ दिस इज योर कंप्लीट DFA। ये भी मेरी फाइनल स्टेट है, ये भी मेरी फाइनल स्टेट है। आप इसके ऊपर अगर आप रन करेंगे अपने अल्फाबेट्स को,
तो आप देखेंगे कि इससे वो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे जो कि पहले दोनों एफए से इंडिविजुअली जनरेट हो रहे थे। तो this is how we will prove कि if there is a language defined by some FA that defines by some FA defined automata, so the same language can also be defined by some regular expression। तो हमने इसको को दूसरे तरीके से देखा है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन थी जो FA1 को डिफाइन कर रही थी और एक और रेगुलर एक्सप्रेशन थी जो FA2 को डिफाइन कर रही थी। तो अगर उन दोनों रेगुलेशन को मिला लिया तो एक नई रेगुलेशन बनी, उस रेगुलेशन को डिफाइन करने वाली लैंग्वेज एक नए एफए के साथ भी डिफाइन हो सकती है। तो जनरली अगर हम देखें इस एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन को, तो हम क्या करते हैं, हम दो मशीन से स्टार्ट करते हैं जिनकी स्टेट्स हैं x1 y1 और दूसरी की y1 y2 एंड सो ऑन, और हम एक नया एफए बिल्ड करते हैं विद द स्टेट z1 z2 z3 एंड सो ऑन, कि जहां पर हर जो z स्टेट है वो है is of the form x something or y something। means x something means it may be x1 x2 x3, और y something का मतलब है y1 y2 और y3। और अगर x और y, either x part or the y part or is a final state, then the corresponding z state would also be the final state। so किसी एक z state से किसी दूसरी स्टेट की तरफ हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने अकॉर्डिंगली देखना है कि उसके x पार्ट से पर्टिकुलर इनपुट के लिए हम कहाँ जाते हैं और y पार्ट के लिए हम पर्टिकुलर इनपुट के लिए कहाँ जाते हैं। सो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर इस एल्गोरिथम को लिखना चाहें तो इट वुड बी लाइक, इसको मैं एक दफा इधर, इट वुड बी z new after letter p is equals to x new after letter p और y new after letter p। तो ये दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म कि हमने जो x की नई स्टेट बनानी है वो एक्चुअली होगी कि p रीड करने के बाद नया x क्या है और p रीड करने के बाद नया y क्या है, यानी p in this case refers to the alphabet set that is a b c और the letters in the sigma। तो ये हमारा एक जनरलाइज किस्म का वो बन गया एल्गोरिथम भी, और हमने एक कंप्लीट एफए भी उसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। So here we have proved the first part, that is अगर एक R1 है जिसके लिए एक FA1 एग्जिस्ट करता है और एक R2 है जिसके लिए FA2 एग्जिस्ट करता है, देन R1 प्लस R2 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसके लिए कोई FA3 एग्जिस्ट करता होगा, दैट इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ R1 और R2 की रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस का।